और क्या हो अगर यूनिवर्स के बारे में वह सब कुछ जो एएपी जानते हैं वह गलत हो। कल्पना कीजिए कि बिग बैंग, वह शुरुआती धमाका जिसे ह्यू में सिखाया गया है कि वह हर चीज की शुरुआत थी, हो सकता है कि वह शुरुआत न हो बल्कि सिर्फ एक विशाल ब्लैक होल के अंदर हो। यह पागलपन लगता है ना? लेकिन मिचियो काकू जैसे थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए यह विचार एक शांत क्रांति है जो जोर पकड़ रही है, खासकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अद्भुत खोजों के बाद। इन कुछ सालों में ऐसी इमेजेस सामने आई हैं जिनमें 1 बिलियन साल से भी कम पुराने यूनिवर्स में बनी विशाल गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। इन इमेजेस ने ओल्ड थियराइज पर सवाल खड़े कर दिए हैं, इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज इतनी जल्दी कैसे बन सकती है? इसका जवाब एक ऐसे नजरिए में हो सकता है जो ब्लैक होल और यूनिवर्स को एक ही चीज के हिस्सों के तौर पर जोड़ता है, यानी ब्रह्मांडों का एक ऐसा अनंत जाल जो एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ आखिर तक बने रहना, क्योंकि यह सफर उन सभी चीजों को चुनौती देगा जो आपने किताबों में और स्कूल में सीखी हैं। हम साथ मिलकर यह पता लगाएंगे कि क्या हम एक ब्लैक होल के अंदर रहते हैं, इसका फिजिक्स के लिए क्या मतलब है, और कैसे यह क्रेजी आइडिया एक कॉस्मिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है जो यूनिवर्स को देखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। अब शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन फिजिक्स के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स के लिए यह आइडिया कि हम एक ब्लैक होल के अंदर रहते हैं सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। मिचियो काकू, मॉडर्न फिजिक्स के सबसे जाने माने चेहरों में से एक, दावा करते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक छोटे सुपर डेंस पॉइंट से शुरू नहीं हुआ होगा, बल्कि एक बड़े यूनिवर्स में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के कोलैप्स से हुआ होगा। जो एक बोल्ड अंदाजा था, उसे हाल ही में नई ऑब्जर्वेशंस के कारण और ज्यादा सपोर्ट मिला है, जो ह्यूमन बिग बैंग की पुरानी थ्योरी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रही हैं। असल में यह आइडिया हमारी रियलिटी को ऐसी चीज के अंदर रखता है जो बाहर से देखने पर सिर्फ एक और ब्लैक होल जैसा लगेगा जो चीजों को निगल रहा है, लेकिन हमारे लिए जो एक्सपेंशन हम बिग बैंग के तौर पर देखते हैं वो बस स्पेस टाइम का इवेंट होराइजन पार करने के बाद खुद को रीअरेंज करना हो सकता है। यह सिंगुलैरिटी जी, कॉस्मिक इन्फ्लेशन और यहां तक कि जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, उसकी लिमिट्स जैसे पुराने आइडियाज को देखने का एक नया और बोल्ड तरीका है। ये विचार बहुत पावरफुल है। कैसा हो अगर वो सब कुछ जो हम जानते हैं, गैलेक्सी जी, तारे, छोटे ब्लैक होल, एक ही ब्लैक होल यूनिवर्स में समाया हुआ है, और वो भी बदले में एक और भी बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है। ये विचार आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी को क्वांटम फिजिक्स के नए विचारों से जोड़ता है। कई रिसर्चर्स के लिए ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल गेम नशीन है। ये एक ऐसी थ्योरी है जो हालांकि साबित करना मुश्किल है, एक्सट्रीम ग्रेविटी और उस स्पीड को जोड़ सकती है जिससे यूनिवर्स BRH रहा है। इसमें जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि कुछ गणितीय गणनाएं ये बताती हैं कि एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर समय और स्पेस इतने ज्यादा मुड़ सकते हैं कि एक बिल्कुल नई हकीकत की संभावना गणितीय रूप से मुमकिन हो जाती है। तो हर एक बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण पतन किसी दूसरे ब्रह्मांड के जन्म की जगह हो सकती है जिसके भौतिक नियम थोड़े अलग हों, और हमारा ब्लैक होल ब्रह्मांड ऐसी ही एक शाखा हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी भी सोचता है कि यह सब सिर्फ एक कल्पना है, याद रखें कि कुछ दशक पहले ब्लैक होल का अस्तित्व भी सिर्फ एक अनुमान माना जाता था। आज वे लगभग हर गैलेक्सी में पाए जाते हैं, और अब
जेम्स वेब के नेतृत्व में टेलीस्कोप्स की एक नई जनरेशन ऐसी इमेज ला रही है जो इस थ्योरेटिकल लिमिट को और भी हिला सकती है। जब जेम्स वेब ने 2022 में अपनी पहली तस्वीरें भेजना शुरू किया तो बहुत से लोगों को लगा कि हमें बस वही चीजें और साफ दिखेंगी जो हबल ने हमें पहले ही दिखा दी थी। लेकिन जो चीज खगोलविदों के पास पहुंची वो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। बड़ी बड़ी गैलेक्सीज जिनमें अरबों तारे थे तभी पूरी तरह बन चुकी थीं जब यूनिवर्स सिर्फ 500 से 700 मिलियन साल पुराना था। एक ऐसी टाइमलाइन जो स्टैंडर्ड थ्योरी में नामुमकिन लगती थी। जेम्स वेब ने जो ये स्ट्रक्चर्स कैप्चर किए हैं वो इतने बड़े हैं कि ये इस आइडिया को पूरी तरह से बदल देते हैं कि चीजें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके बनती हैं। देखिए, नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से यंग यूनिवर्स में छोटे गैस के बादल होने चाहिए थे जो अरबों सालों में इकट्ठे होकर बड़ी गैलेक्सी बनाते, जैसे हमारी मिल्की वे। पर ये इमेज दिखाती हैं कि किसी तरह स्टार्स और सेंट्रल ब्लैक होल्स के बड़े बड़े झुंड बहुत जल्दी बन गए। इन तस्वीरों की क्वालिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जानते हैं आप ही, हर एक पिक्सल मानो टाइम में ट्रैवल करना है। समझे एएपी? ये हमें दिखाता है कि जो रोशनी अब हमारे डिटेक्टरों पर पड़ रही है वो बहुत पहले की है, जब यूनिवर्स एक बच्चा था, बस शुरू ही हुआ था। उस समय से इतने घने और वेल फॉर्मड क्लस्टर देखना कॉस्मोलॉजी को डेंसिटी, सितारों के बनने के बारे में अपने आइडियाज पर फिर से सोचने पर मजाबुर करता है। और यहां तक कि जिस स्पीड से मैटर बड़े पैमाने पर बनता है उस पर भी। सबसे मजेदार बात यह है कि जो लोग ऑल्टरनेटिव आइडियाज को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ब्लैक होल यूनिवर्स, उनके लिए ये डिस्कवरीज एकदम फिट बैठती हैं। अगर स्पेस टाइम किसी और कॉस्मोस के ब्लैक होल के अंदर बना था तो एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल प्रेशर ने शुरू से ही हाई डेंसिटी वाले रीजन्स बनाए होंगे, जिससे इन बड़े स्ट्रक्चर्स के बनने की स्पीड बढ़ गई होगी। तो जेम्स वेब सिर्फ अर्ली यूनिवर्स को ही रोशनी नहीं दे रहा है, बल्कि ये टेक्स्ट बुक्स में जो बातें पक्की मानी जाती थीं उनको भी चैलेंज कर रहा है। ये इमेजेस फाइनल आंसर नहीं हैं, पर ये हमें सब कुछ फिर से सोचने के लिए इनवाइट करती हैं। और जब हम फिर से सोचने की बात करते हैं तो साइंटिस्ट्स के लिए इससे ज्यादा ट्रबलिंग कुछ नहीं है कि शायद बिग बैंग के मॉडल को एक बड़े शेकअप की जरूरत है। ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब हम अपने सामने कंसेप्चुअल होल का साइज देखने लगते हैं। जिन लोगों ने बिग बैंग थ्योरी को पढ़ने में कई दशक बिताए हैं, उनके लिए जेम्स वेब की हर नई फोटो एक पत्थर जैसी है जो एक मजबूत लगने वाली खिड़की पर फेंका गया हो। इतनी जल्दी सुपरमैसिव गैलेक्सीज को देखना, जब यूनिवर्स अभी बच्चा ही था, 1 अरब साल से भी कम पुराना, यह उस मुख्य विचार को पूरी तरह से बदल देता है कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे बना, जिसमें हाइड्रोजन के बादल धीरे धीरे गिरकर अरबों सालों में तारे और ब्लैक होल बने। ये बहुत बड़े टुकड़े पुरानी टाइमलाइन से मेल नहीं खाते हैं। इसीलिए मिशियो काकू जैसे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स पुराने तरीकों पर सवाल उठाने में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वो और दूसरे लोग ये बताते हैं कि बिग बैंग थ्योरी वैसे तो कई तरीकों से बहुत सॉलिड है, लेकिन ये उन आइडियाज पर बेस्ड है जो पूरी पिक्चर को शायद रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा मैटर है, या अगर यूनिवर्स की शुरुआती कंडीशन बहुत ज्यादा वाइल्ड थी, तो शायद वो एक्सपेंशन जिसे हम बिग बैंग कहते हैं वो सिर्फ एक बड़ी कहानी का एक पार्ट है, जैसा कि ब्लैक होल यूनिवर्स का आइडिया सजेस्ट करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है
ये सारा मैटर कहां से आया जिससे इतने बड़े सितारे इतनी जल्दी बन गए, और ये सब इतनी खूबसूरती से कैसे व्यवस्थित हो गया बिना एक बड़ा ग्रेविटेशनल गड़बड़ झाला बने? पुरानी बिग बैंग थ्योरी पर आधारित कंप्यूटर मॉडल अभी भी वो नहीं दिखा पा रहे जो जेम्स वेब देख रहा है, और जैसे जैसे टेलीस्कोप होमे और पीछे धकेलते हैं ये अंतर और भी साफ दिखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ह्यूमे ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में अब तक जो कुछ भी पता है उसे फेंक देना चाहिए। इसका मतलब बस इतना है कि हमें नए विचारों के लिए अपना दिमाग खोलना होगा। साइंस ऐसे ही आगे बढ़ती है। एएपी जानते हैं, जब फैक्ट्स पुराने बॉक्स में फिट नहीं होते तो आपको एक नया बॉक्स ढूंढना पड़ता है। और क्या हो अगर हर बड़ा ब्लैक होल, जैसा कि 70 के दशक से कई लोग कहते आ रहे हैं, वास्तव में एक तरह का यूनिवर्स फैक्ट्री हो सकता है कि बिग बैंग पहला ना हो और यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगा। हो सकता है कि यह संभावनाओं के इस पूरे मल्टीवर्स में बस एक और छोटी सी दरार हो। जो हम देखते हैं और जिसकी हम उम्मीद करते हैं उसके बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है, और इसी तनाव के किनारे पर एक बहुत ही असहज सवाल उठता है। क्या होगा अगर जिसे हम बिग बैंग कहते हैं वह असल में एक ब्लैक होल का अंदरूनी हिस्सा हो? इस मोड़ को समझने के लिए हमें उस विचार में गहराई से उतरना होगा जो यह फिर से परिभाषित करता है कि ब्रह्मांड कहां समाप्त होता है और अज्ञात कहां से शुरू होता है। इवेंट होराइजन। ये समझने के लिए कि ब्लैक होल यूनिवर्स का आइडिया इतना पॉपुलर क्यों हो गया है, हमें उस आइडिया पर वापस जाना होगा जो हमारी सोच को बदल देता है कि रियलिटी कहां खत्म होती है। इवेंट होराइजन पर आसान शब्दों में कहें तो यह एक ब्लैक होल का किनारा है, वह पॉइंट जहां से कोई चीज वापस नहीं आ सकती, जहां तक लाइट भी सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से नहीं बच सकती। बाहर से देखने वाले किसी के लिए भी जो कुछ भी इस लाइन को पार करता है वह समय में रुक जाता है, लेकिन अंदर मौजूद किसी के लिए रूल्स पूरी तरह से अलग हैं। ये ड्युअलिटी अंदर और बाहर की इस आइडिया को सपोर्ट करती है कि शायद हमारा यूनिवर्स एक और भी बड़े इवेंट होराइजन के अंदर मौजूद है। इमेजिन करो एक पेरेंट कॉस्मोस में एक एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल कोलैप्स। कोआर बहुत ज्यादा डेंसिटीज तक पहुंच जाता है, स्पेस टाइम को मोड़ देता है, और इस लिमिट के अंदर रियलिटी का एक नया बबल बनता है जो अपने ही बिग बैंग में फैल रहा होता है। तो जिसे हम कॉस्मिक एक्सपेंशन मानते हैं वो असल में इस ग्रेविटेशनल कोकून के अंदर स्पेस टाइम का रीअरेंज होना हो सकता है। कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स तो यह भी बताते हैं कि इवेंट होराइजन के अंदर टाइम इतना बिगड़ सकता है कि क्लासिकल सिंगुलैरिटी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। एक सुपर डेंस पॉइंट की बजाय ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई देता है जहां फिजिक्स के नए रूल्स बन सकते हैं। यह एक ऐसा आइडिया है जो जितना बोल्ड है उतना ही सुंदर भी, कि हर ब्लैक होल एक नए यूनिवर्स का जन्म स्थान हो सकता है जिसके अपने फंडामेंटल रूल्स होंगे। जो लोग अभी भी सोचते हैं कि यह सब बस कल्पना है, उन्हें याद रखना चाहिए कि आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी बताती है कि जब बड़े मासेज गिरते हैं तो ब्लैक होल का बनना तय है। हमें अभी तक यह नहीं पता है कि यह लिमिट इवेंट होराइजन एक आखिरी दीवार है या सिर्फ एक डोर। इगोर नोविकोव, स्टीफन हॉकिंग और मिचियो काकू जैसे थिंकर्स सालों से सोच रहे हैं, अगर इवेंट होराइजन से पार जाने वाली हर चीज हमारी नजरों से गायब हो जाती है तो क्या वह दूसरी तरफ कुछ नया नहीं बना सकती? अगर हम इस विचार पर भरोसा करें तो हर ब्लैक होल कॉस्मिक पॉसिबिलिटी का बीज बन जाता है।
और ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी से डिटेक्ट हुए हर नए मर्जर के साथ हम शायद बेबी यूनिवर्स के जन्म को देख रहे हैं। ये एक ऐसा क्रेजी आइडिया है कि इससे एएपी नेचुरली सोचने लगते हैं, एक तारे भरे आसमान में कितने कॉस्मॉस समा सकते हैं। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के बीज हो सकते हैं, यह विचार खीं से भी नहीं आया है। आप जानते हैं 1970 के दशक की शुरुआत में इगोर नोविकोव और स्टीफन हॉकिंग जैसे दूरदर्शी फिजिसिस्ट्स ने यह जानना चाहा कि जब ग्रेविटी मैटर को इवेंट होराइजन से आगे धकेलती है तो क्या होता है। एक डेड एंड होने के बजाय उनका मानना है कि हर ब्लैक होल दूसरे कॉस्मोस के लिए एक दरवाजा खोल सकता है जो अपने खुद के फंडामेंटल रूल्स के साथ फैलता है। इस मॉडल में मल्टीवर्स सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, यह एक बहुत बड़े कॉस्मिक पेड़ जैसा होगा। हर ब्लैक होल रियलिटी की नई ब्रांच बनाता है। यूनिवर्स का हर बीज अपने साथ छोटे छोटे अंतर लाएगा, जैसे अलग अलग फिजिकल कांस्टेंट्स, डार्क मैटर की अलग अलग क्वांटिटी, या यहां तक कि दूसरे डायमेंशन BHI। ये समझाने का एक तरीका है कि हमारा यूनिवर्स लाइफ के लिए इतना परफेक्ट क्यों लगता है। अगर इन्फिनिट वेरिएशन है तो ये लॉजिकल है कि उनमें से एक में बिल्कुल सही कंडीशंस होंगी। मिचियो काकू और दूसरे थिंकर्स के लिए यह सिर्फ एक एलिगेंट आइडिया नहीं है, पता है, यह प्रैक्टिकल है। ये ब्लैक होल्स को यूनिवर्स की इवोल्यूशनरी स्टोरी के सेंटर में रखता है। वे सिर्फ सब कुछ खाते नहीं हैं, वे कॉस्मिक यूटेरस जैसे हैं, एनर्जी और इंफॉर्मेशन को रिसाइकल करते हैं। कुछ तो यह भी सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स जो क्वांटम फिजिक्स में एक पहेली है, वह सॉल्व हो सकती है अगर हर छोटा पार्टिकल जो अंदर जाता है वह स्पेस टाइम का एक नया बबल बन जाए। जाहिर है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस की कमी है, लेकिन लाइगो और विर्गो जैसे ऑब्जर्वेटरीज द्वारा डिटेक्ट किया गया हर मर्जर ह्यूमन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में और भी इंटरेस्टेड कर देता है। शायद जब हम यह डिस्कवर करेंगे कि एक्सट्रीम ग्रेविटी क्वांटम लिमिट पर कैसे काम करती है, तो में ऐसे हिंट्स मिलेंगे कि हमारा यूनिवर्स अपने एएपी में ऐसे ही यूनिवर्स के सीड्स में से एक है जो किसी और के अंदर अंकुरित हुआ है। और जेम्स वेब से मिली हर नई जानकारी के साथ ज्यादा से ज्यादा फिजिसिस्ट्स इस आइडिया को कम डाउट के साथ कंसीडर करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं। ये चीजों के ऑब्जर्वेशन की तरफ वापसी ही है जो हमारे थॉट्स को उन चीजों से जोड़ती है जो असल में वहां हैं। क्योंकि जब हम उन चीजों की बात करते हैं जो कोलैप्स हो रही हैं और इवेंट होराइजन के बारे में बात करते हैं, तो जेम्स वेब में वो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज दिखाता रहता है जो ओल्ड थियोरीज के हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए। ये एक पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसमान में पहले कुछ मिलियन सालों में असल में क्या फैला हुआ है। इन इम्पॉसिबल गैलेक्सीज से ज्यादा कुछ भी ब्राइट माइंड्स को चुनौती नहीं देता, जिन्हें जेम्स वेब ने यंग यूनिवर्स में अपनी पहली यात्रा के दौरान कैप्चर किया था। जो कोई सोचता था कि पहली गैलेक्सीज सिर्फ गैस के डिसऑर्गेनाइज्ड ढेर थे, उनके लिए कोलोसल ब्लॉक्स देखना जिनका मास मिल्की वे के बराबर या उससे भी ज्यादा था, जब यूनिवर्स सिर्फ 700 मिलियन साल पुराना था, तो यह एक प्री हिस्टोरिक जंगल के बीच में एक मॉडर्न सिटी ढूंढने जैसा है। इन स्ट्रक्चर्स के रेडशिफ्ट 9.5 से 11.5 तक हैं। इसका मतलब है कि जो लाइट हम अब देखते हैं वो इन इम्पॉसिबल गैलेक्सीज से तब निकली थी जब यूनिवर्स एकदम बच्चा था। ये टाइमलाइन उन कंप्यूटर मॉडल्स से बिल्कुल अलग है
जिन्होंने दशकों से हमें दिखाया है कि बड़े स्टार्स कैसे एक साथ आते हैं, अपने सेंटर में ब्लैक होल बनाते हैं और पूरे कॉस्मिक वेब को शेप देते हैं। कोई भी रेगुलर मॉडल यह समझा नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह से कैसे बन गए। कई एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह एक असली शौक है। मॉडलिंग टीम्स इस वेरिएबल्स को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। क्या ज्यादा डार्क मैटर है? क्या ग्रेविटी ज्यादा है? क्या बैकग्राउंड टेम्परेचर अलग हैं? पर कुछ भी ठीक से फिट नहीं हो रहा। तो जो लोग ब्लैक होल यूनिवर्स या इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स जैसे आइडियाज को सपोर्ट करते हैं, इन गैलेक्सीज से पता चलता है कि शायद ज्यादा एक्सट्रीम फोर्सेस ने यूनिवर्स के शुरुआत से ही उसके ऑर्गेनाइज होने के तरीके को तेज कर दिया होगा। अगर ये तारे वाले मॉन्स्टर्स बहुत घने इलाकों में बने हैं, शायद एक बड़े इवेंट होराइजन के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटी के दबाव के कारण, तो ये सोचना सही होगा कि हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह का कंट्राडिक्शन जेम्स वेब को एक रियल टर्निंग पॉइंट बनाता है। यह ह्यू में केवल हाई डेफिनेशन में वही चीजें ज्यादा नहीं दिखाता है, यह बिग बैंग की ट्रेडिशनल थ्योरी से बनी कॉन्सेप्चुअल वॉल में दरारें दिखाता है। इन इम्पॉसिबल गैलेक्सीज को देखना ऐसा है जैसे अतीत से कोई लेटर मिला हो जो यह बताता है तुम्हें सब कुछ नहीं पता है। और अगर एविडेंस लगातार कुछ ऐसा दिखाता रहे जिसे हमारा मैथमेटिक्स समझ नहीं पा रहा, तो शायद यह सोचने का टाइम आ गया है कि जिस फिजिक्स को हम जानते हैं वह शायद किसी बहुत गहरी चीज का सिर्फ एक ड्राफ्ट है। जब ये इम्पॉसिबल गैलेक्सीज मिली तो साइंटिस्ट्स ने सबसे पहले मेजर माइंड्स पर सवाल उठाया। क्या ऐसा हो सकता था कि रेड शिफ्ट नंबर्स बहुत ज्यादा थे? शायद वो सर्फ भेस बदले हुए क्वासर थे। लेकिन हर बार जब जेम्स वेब स्पेक्ट्रम को देखता है तो यह सर्फ इस बात की पुष्टि करता है कि हम सच में बड़े स्टार सिस्टम्स देख रहे हैं, न कि सर्फ एक्टिव ब्लैक होल न्यूक्ली। तो अब एक ही डेड एंड बचा है जिसे सर्फ बहुत हिम्मत के साथ थ्योरीज के हिसाब से एक्सप्लोर किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए नई फिजिक्स की बात करना अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी। सबसे रूढ़िवादी दांव यह है कि जटिल गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन को ध्यान में रखते हुए गैलेक्सी फॉर्मेशन सिमुलेशन को एडजस्ट करना होगा, शायद छिपे हुए डार्क मैटर क्लस्टर और यहां तक कि प्राइमोर्डियल प्लाज्मा की डेंसिटी में बदलाव BHI। लेकिन सुनिए, चाहे ये एडजस्टमेंट कितनी भी आगे बढ़े, हर पब्लिश्ड पेपर हमेशा उसी समस्या से टकराता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक इतनी तेजी से क्यों बने? यहीं पर वो लोग जो मिचियो काकू जैसे बोल्ड आइडियाज में बिलीव करते हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये नॉर्मल सोच को क्वेश्चन करने का एक अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि जो हम जानते हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, फर्स्ट स्टेप है। एक बिल्कुल नए टाइप की फिजिक्स के लिए दरवाजे खोलने का फर्स्ट स्टेप। शायद कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन के साथ, या क्वांटम ग्रेविटी से रिलेटेड चीजें, या डार्क एनर्जी भी जो हमें सोचा था उससे बहुत अलग बिहेव कर रही है। अत्यधिक घनत्व में उतार चढ़ाव का विचार बिग बैंग के ठीक बाद इसका एक उदाहरण है। क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर पैदा हुआ हो, जैसा कि ब्लैक होल ब्रह्मांड की परिकल्पना बताती है। अंदर के दबाव ने शायद बहुत घने क्षेत्र बनाए होंगे जिन्होंने पदार्थ को अविश्वसनीय गति से जमा किया होगा। तो ये आकाश गंगाएं एक अप्रत्यक्ष संकेत होंगी कि हम एक बड़ी संरचना के अंदर रहते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण अलग तरह से काम करता है।
हालांकि कुछ फिजिक्स के लोग शायद अपनी भौहें सिकोड़ लें, लेकिन जो अजीब चीजें हूं में दिख रही हैं, वो हमारे दावों को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। अगर भविष्य के ये टेलीस्कोप हमें ऐसी चीजें दिखाते रहे जो हमारी जानकारी से मेल नहीं खाती, तो शायद ये नया फिजिक्स अब सिर्फ एक छोटा सा विचार नहीं रहेगा, बल्कि ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया आधार बन जाएगा। और जब हम चीजों को समझने के नए तरीकों की बात करते हैं, तो हम वर्महोल को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप की हर नई इमेज कॉस्मोलॉजी की नींव हिलाती है, सबसे बोल्ड आइडियाज जोर पकड़ते जा रहे हैं, और वर्महोल्स से ज्यादा एक्साइटिंग कोई नहीं है। जो लोग जनरल रिलेटिविटी पढ़ते हैं, उनके लिए ब्लैक होल एक ग्रेविटेशनल ट्रैप है जो इतना पावरफुल है कि लाइट भी उससे बच नहीं सकती। लेकिन क्या हो अगर उसके अंदर एक कॉस्मिक टनल हो, स्पेस टाइम के दूसरे रीजन का एक शॉर्टकट, या शायद एक बिल्कुल अलग यूनिवर्स का भी। (1935) में आइंस्टीन और रोजेन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गणितीय रूप से इस कॉन्सेप्ट को पेश किया था, जिसे आइंस्टीन रोजेन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दशकों बाद काइप थॉर्न जैसे थ्योरिस्ट्स ने स्टेबल वर्महोल्स के पॉसिबल होने की बात को एक्सप्लोर किया, कम से कम कागज पर। हालांकि यह अभी भी एक थ्योरी ही है, पर यह आइडिया ब्लैक होल यूनिवर्स के डिस्कशन में पूरी तरह से फिट बैठता है। अगर हर ग्रेविटेशनल कोलैप्स रियलिटी का एक नया बबल बनाता है, तो हो सकता है कि इन यूनिवर्स को जोड़ने वाला कोई नेचुरल रास्ता हो। यह विचार तब और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है जब हम हाल की कैलकुलेशंस को देखते हैं। ये कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि नॉर्मल सिंगुलैरिटी, वो पॉइंट जहां सब कुछ बहुत घना होता है, असल में एक एग्जॉटिक स्ट्रक्चर हो सकती है। इस इमेज में जो चीजें हमारे यूनिवर्स में एक ब्लैक होल से खींची जाती हैं, वो दूसरे यूनिवर्स में मैटर के रूप में बाहर आ सकती हैं, जिसे व्हाइट होल कहते हैं। ये एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग साइकिल बनाता है। मल्टीपल यूनिवर्स पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये सभी रास्ते बेसिक रूल्स को थोड़े अलग तरीकों से देखने का एक मौका होगा। ऑफ कोर्स, ये सब असल में प्रैक्टिकल लिमिटेशन से टकराता है। वर्म होल्स को स्टेबल करने के लिए जरूरी नेगेटिव एनर्जी अभी भी सिर्फ थ्योरी ही है, और किसी ने भी ऐसी किसी स्ट्रक्चर के सीधे साइन नहीं देखे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो ऐसे गैलेक्सीज देखते हैं जो क्लासिक मॉडल में फिट नहीं होते, इमेजिनेशन को एक नई एनर्जी मिलती है। शायद ब्लैक होल्स सिर्फ निगलने वाले नहीं हैं, बल्कि ऐसे पोर्टल्स भी हैं जो कॉस्मिक गार्डन में और थिन मैटर को फैलाते हैं। कैलकुलेशन, डिबेट और नई ऑब्जर्वेशन के बीच इन पोर्टल्स का अट्रैक्शन एक परफेक्ट रिमाइंडर है कि साइंस में सब कुछ सीधा नहीं होता। कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड आंसर्स ऐसे सवालों से आते हैं जिन्हें पूछना भी इम्पॉसिबल लगता था। और जब हम पोर्टल्स और पैसेजेस की बात करते हैं, क्रिटिक्स हमें याद दिलाने से नहीं चूकते कि फिजिक्स और फिलॉसफी के बीच की लाइन खतरनाक तरीके से पतली हो सकती है। ब्लैक होल्स और वर्म होल जैसे आइडियाज के बारे में इतनी चर्चा होने के बावजूद और मल्टीवर्स के आइडिया के बावजूद कॉस्मोलॉजिस्ट्स की आलोचना इतनी गंभीर कभी नहीं हुई है। बहुत से फेमस फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि रियल प्रूफ के बिना ये थ्योरीज फिलॉसफी से ज्यादा लगती हैं, न कि असल साइंस सी। ये बात कि हम इन्हें असल में प्रूफ नहीं कर सकते या अपनी आंखों से देख नहीं सकते, एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि बहुतों के लिए ये आइडिया सिर्फ अनुमान ही रहते हैं।
डिबेट हेल्दी है क्योंकि हर साइंस को स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो अजीब प्रिडिक्शंस और ऑब्जर्वेशंस की हैं, वो बिग बैंग के क्लासिक मॉडल को इतना चैलेंज करते हैं कि उन्हें इग्नोर करना गलत होगा। ऐसे में कॉस्मिक क्रिटिसिज्म हमारे करंट टूल्स और मेथड्स की लिमिटेशंस को भी हाईलाइट करता है। हो सकता है कि वो फिजिक्स के उन छोटे लेकिन जरूरी डिटेल्स को कैप्चर न कर पाएं जब चीजें बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं। जो लोग ऑल्टरनेटिव व्यू को सपोर्ट करते हैं, वे कहते हैं कि साइंस ने हमेशा अनजाने के सामने ही प्रोग्रेस की है और नई आइडियाज को एकदम से रिजेक्ट करना बड़ी डिस्कवरीज को रोक सकता है। मतलब, जिन चीजों को हम कभी सिर्फ फैंटेसी मानते थे, जैसे ब्लैक होल्स, अब हम जानते हैं कि वे रियल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एविडेंस हैं, जिनमें फोटोग्राफ्स भी शामिल हैं, और यहां तक कि ग्रेविटेशनल वेव्स को भी हम सुपर क्लियर सिग्नल्स के साथ डिटेक्ट करते हैं। पुरानी आदतों और नए आइडियाज के बीच की यह खींचतान ही मॉडर्न कॉस्मोलॉजी को आगे बढ़ाती है। एक तरफ हमारे पास कई दशकों के मॉडल हैं जो यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जिसे हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास सुपर क्लियर इमेजेस और डेटा हैं जो फिजिक्स से आगे कुछ और होने का इशारा करते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं। यह पूरी कॉस्मोलॉजिकल बहस एक लगातार याद दिलाती है कि साइंस को आगे बढ़ने के लिए संदेह और खुले विचारों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। जब जेम्स वेब और आने वाले टेलीस्कोप ह्यूमन यूनिवर्स के ऐसे हिस्से दिखाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ये साफ है कि हम फिजिक्स के एक बिल्कुल नए दौर के करीब हैं। जो सिर्फ वाइल्ड गेस लगते थे, वे इस बात की बड़ी वजह बन सकते हैं कि हम यूनिवर्स को कैसे समझते हैं, ये कहां से आया और कैसे बना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई हर इनक्रेडिबल इमेज के साथ यूनिवर्स उतना कॉम्प्लेक्स और एस्टॉनिशिंग निकलता जा रहा है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस नए तरह की ऑब्जर्वेटरीज से वो दरवाजे खुल रहे हैं जिसे कई लोग कॉस्मिक रेवोल्यूशन कहते हैं। एक ऐसा दौर जहां पुराने आइडियाज पर सवाल उठ रहे हैं और नई थियरीज, चाहे वो कितनी भी वाइल्ड क्यों ना हो, उन्हें स्टडी करने और प्रूव होने का मौका मिल रहा है। मिचियो काकू जैसे फिजिसिस्ट सिर्फ इस पॉसिबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हम एक ब्लैक होल यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, बल्कि वे हमें कॉस्मोस की एक एंडलेस चेन इमेजिन करने के लिए भी इनवाइट कर रहे हैं। हर एक दूसरे के कोलैप्स हुए हार्ट से पैदा हुआ है। ये आइडिया सिर्फ फिजिक्स को ही स्ट्रेच नहीं करता है, ये ह्यूमरी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है कि एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है और रियलिटी कहां से शुरू और खत्म होती है। जैसे जैसे आज के और आने वाले टेलीस्कोप समय और स्पेस में और भी दूर देखने की तैयारी कर रहे हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स डेटा को ऐसे मॉडल के साथ जोड़ना जिनके लिए फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में सोचने के बिल्कुल नए तरीके की जरूरत हो सकती है। जवाबों की यह लगातार खोज कॉस्मोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की लॉ को जलाए रखती है, जहां साइंस और इमेजिनेशन साथ साथ चलते हैं। यह मुमकिन है कि इस सदी में नई टेक्नोलॉजी ह्यूमन ऐसे आइडियाज को टेस्ट करने का मौका देगी जो आज साइंस फिक्शन लगते हैं। सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर करने से लेकर इवेंट होराइजन के पार के फेनोमेना को सीधे ऑब्जर्व करने तक, कॉस्मोलॉजी का फ्यूचर उतना ही विशाल होने वाला है जितना यह यूनिवर्स जिसकी हम स्टडी करते हैं।
अंत में यह हम पर है, अनंत के खोजकर्ता, यह जानने के लिए कि ब्रह्मांड हमें आश्चर्यचकित करना पसंद करता है, चाहे हम ब्लैक होल के अंदर रहें या नहीं। यह सवाल हमें विस्मय के साथ आकाश को देखते रहने के लिए प्रेरित करता है और खुले दिमाग से, क्योंकि विशाल ब्रह्मांडीय रंगमंच में हर जवाब और भी बड़े सवालों के द्वार खोलता है। अगर हम एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर रहते हैं, तो जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वह एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी का बस एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह आइडिया हमारे पुरानी सोच को हिला देता है और कॉस्मोलॉजी में एक नए युग के दरवाजे खोलता है, एक सचमुच की कॉस्मिक रेवोल्यूशन। लेकिन सबसे बढ़कर यह हमें याद दिलाता है कि स्पेस इतना विशाल है कि हमारे मौजूदा आइडियाज सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत वैसे नहीं हुई थी जैसे ह्यूमे बताया गया है, जैसे जेम्स वेब ने ये विशाल गैलेक्सीज देखी? क्या ये इस बात के संकेत हैं कि एक ब्रह्मांड के अंदर दूसरा ब्रह्मांड है? कमेंट्स में ह्यूमे बताएं कि एएपी क्या सोचते हैं। आपके सवाल और जिज्ञासा ही हमें इन रहस्यों को एक साथ एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर एएपी अंतरिक्ष के रहस्यों को और जानना चाहते हैं और उन खोजों के बारे में जानना चाहते हैं जो विज्ञान को हमेशा के लिए बदल सकती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, क्योंकि ब्रह्मांड में जितना हम जानते हैं उतना ही हम और सीखना